प्रकृति उत्सव 2025 का यह ऐतिहासिक दिन, जहां हम अपने 10 वर्षों की यात्रा का गुणगान के साथ में उन लोगों को भी सम्मानित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में और भारत के अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच में मौजूद है प्रतीक वर्मा, जो संस्थापक है द हिमाद्री फाउंडेशन के। नाम से पता लग रहा है कि हिमाद्री यानी हिमालय, और हाँ, ये ऋषिकेश उत्तराखंड से ही आए हैं। और उत्तराखंड वो जगह, हरिद्वार वो जगह जहां से हमारे भारत की जीवन दायिनी माँ गंगा का उद्गम होता है। और हाल ही में जब नवंबर में हमारे क्लब की ट्रिप हुई थी, तो एक मेजर इवेंट हमारा प्रतीक की टीम हिमाद्री के साथ में ही हुआ था। प्रतीक, पहला सवाल ये है, माँ गंगा की गोद से आप यहाँ पर मेरठ में आए हैं। मेरठ भी खैर गंगा बहती है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर में, हालांकि यहाँ इतनी स्वच्छ नहीं थी, स्वच्छ आपके यहाँ पर है। इसका जो आपका आइडिया है हिमाद्री का, क्योंकि नाम में ही हिम है यानी पहाड़, पर्वत, बर्फ, कैसे आया हिमाद्री का आइडिया? धन्यवाद समय। पहले तो जय बद्री विशाल। मैं देव भूमि उत्तराखंड से आता हूँ। उस भूमि से आता हूँ जहाँ से गंगा निकलती है, जहाँ से यमुना निकलती है। शायद जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं उस जहाँ से स्टार्ट होती है जगह, जहाँ से गंगा स्टार्ट हो रही है, हिमालय स्टार्ट हो रहा है, यमुना स्टार्ट हो रही है, उन सब के लिए काम कर रहे हैं। तो जय बद्री विशाल। सबसे पहले आपके इन्वॉल्वमेंट क्लब को 10 साल पूरे हो रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। उसके बाद आज सुबह मैंने दोस्त मोहित से बात कर रहा था कि हम जा रहे हैं जगह पे जहाँ पे हमारे अभिभावक के रूप में जोशी जी, जो खुद एक जिनको हम हिमालयन मैन कहते हैं, और ऐसे व्यक्तित्व है वो जो अपने आप में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने हिमालय, गंगा, हर चीज के लिए काम किया है। तो मेरे को ये कहीं ना कहीं प्राउड फील हो रहा था कि आज मैं उनके साथ बैठने वाला हूँ। आज हमने जो 2 साल पहले हिमाद्री फाउंडेशन की नींव रखी थी, उनके साथ वहां हमें जगह मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं वाली बहुत बड़ी बात है। बट अब मैं आपको बताता हूँ हिमाद्री फाउंडेशन का सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ। एज एन इंडिविजुअल मैं कॉलेज में अपने स्कूल में पहले एनसीसी में था। अब यहाँ देखा मैंने एनसीसी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि इसी एनसीसी में हुआ करता था। उसके बाद मैं कॉलेज गया, कॉलेज में प्रेसिडेंट बना, वहाँ पे मैं थोड़ी सोशल चीजें करता था। उसके बाद मैं अपनी टीम के साथ एक दिन ऐसे त्रिवेणी घाट पे बैठा। त्रिवेणी घाट हमारे ऋषिकेश का एक बहुत हार्ट कहते हैं उस जगह को। तो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि हम अपने शहर के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो कोई ना कर रहा हो, या कुछ ऐसा जो इस शहर में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करे। हम बैठे थे, देखते हैं रोज त्रिवेणी घाट पे पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से लोग आते हैं। कोई स्नान करता है, कोई साबुन के साथ करता है, कोई बिना साबुन के साथ करता है, कोई उस जल से आचमन करता है, और कोई उस जल में शायद कुछ ऐसी चीज कर रहा होता है जिसको हमें रोकनी पड़ती है। तो बस 2 साल पहले त्रिवेणी घाट पे बैठ के टीम के साथ डिसाइड कर रहे थे कि कुछ करते हैं, क्योंकि उससे पहले हम लोग छोटी मोटी चीजें लाइक ब्लड डोनेशन, उन सब चीजों पर काम करते थे। हमने कहा स्टार्ट करते हैं, नाम क्या रखना है। तो मैंने बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, हिमाद्री संबुधा, मतलब गंगा के ऊपर श्लोक था वो। तो मैंने कहा लेट्स नेम इट हिमाद्री, बिकॉज उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है जहाँ पे हिमालय, नदियां, झरने, प्रकृति, वन्य जीव सब कुछ आते हैं, इसलिए हमने उसका नाम रखा हिमाद्री। हमारी आइडेंटिटी है, जहां से मैं आ रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने कल्चर को, अपने हिमालय को, अपनी प्रकृति को, इसलिए हमने नाम रखा हिमाद्री। हिमाद्री नाम रख लिया, अब आगे करना क्या है ये सोचा, बैठ के टीम से डिसाइड किया। तो पिछले कुछ 4-5 सालों से हम एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कि आपके दिल्ली और आपके एनसीआर वाले एरिया में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो लोग अपने लाइफ का स्ट्रेस कम करने के लिए, एक अच्छी हवा लेने के लिए, अब हमारे पहाड़ों की ओर उनका विचरण ज्यादा बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, घूम रहे, कर रहे हैं, लेकिन वो जो चीज वहां पे कर रहे हैं वही चीज वहां लेकर आ रहे हैं। वो अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं आए दिन, जून से अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने ऐसे रहते हैं कि ऋषिकेश में शायद हमारे घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक जैम इतना ज्यादा होता है कि हम लोग नहीं निकल पाते। हम सोच भी नहीं आता कि हम गलती से कार लेके निकल भी जाए घर से, हम अवॉइड करते हैं। लेकिन वो जो ट्रैफिक जैम रहता है, उससे जो कार्बन जनरेट हो रहा है, वो इतना बुरा होता है कि हमारे ऋषिकेश से 10 किलोमीटर जो पहाड़ी एरिया है, उसके टेम्परेचर में सीधा 10 डिग्री का फर्क रहता है। 10 डिग्री। आप सोचिए, ऋषिकेश से 14 किलोमीटर ऊपर एक गांव है जिसका नाम नरेंद्र नगर है। नरेंद्र नगर और ऋषिकेश के टेम्परेचर में 10 डिग्री का फर्क रहता है, केवल और केवल ट्रैफिक जैम की वजह से। ठीक है, एक ट्रैफिक, लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, इकोनॉमी जनरेट हो रही है, पैसा आ रहा है, तो अलग चीज है, लेकिन लोग कर क्या रहे हैं आके? ऋषिकेश के घाटों पे लोग सुबह राम राम करते हैं और शाम को राम राम करते हैं। जिस
गंगा जल से लोग आचमन करते हैं, जिस गंगा जल को लोग पूछते हैं, जिससे भगवान को दिलाते हैं, वहां पे शाम को लोग बैठ के शराब पी रहे होते हैं, वो एक इतना हर्टिंग तरफ ले आता है, हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि लोग कर क्या रहे, एग्जैक्टली कर क्या रहे, वो चाहते क्या है। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को क्लीन अप साथ साथ लोग आते हैं, अपने पानी की बोतल पी गाड़ी से फेंक दी, कहीं गए, ऊपर से हमारा 90% उत्तराखंड का जो एरिया है पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे क्लीन अप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि जंगलों में ट्रेल्स में जाना, साथ साथ जानवर इतने, हमारे यहाँ हाथी है, हमारे यहाँ पैंथर है, हमारे यहाँ भालू होते हैं, वो उन लोगों को मतलब वो जानवरों को वो चीज फेस करनी पड़ रही है कि उनके एनवायरमेंट में प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी है, वेस्ट पड़ा है, ऐसी खराब चीजें होती है कि हम सोच भी नहीं पाते कि ये इस जंगल में कर क्या रही है। तो इन सब चीजों पे, इन सब मुद्दों पे, इन सब चीजों पे, इन सब प्रॉब्लम्स पे हम लोग काम कर रहे हैं फिलहाल, और कहीं ना कहीं काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सारे लोग एनसीआर से केवल इसलिए आते हैं कि चलो आज हिमालय फाउंडेशन में जाकर क्लीन अप ड्राइव पर ज्वाइन करें। हाँ बिल्कुल, लाइक हम लोग जब ट्रिप पर 2 नवंबर को आपके यहाँ पर आए थे, तो समवेयर हमारा भी बेसिक मोटिव यही था कि हम वहाँ ऋषिकेश जा तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम जितनी भी ट्रिप पे जाते हैं, हम दिल्ली गए, हम मुरादाबाद भी जा चुके हैं, हम गढ़मुक्तेश्वर भी गए थे, हम आपके यहाँ पर भी जब भी आए, हमारी ट्रिप्स हमारी इंजॉय से ज्यादा वो पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ समय पे हमें करना होता है। तो हमारा पहला प्लान यही था, मेरी डिस्कस हमने जब टीम से किया कि हमें पहले क्लीन अप करना है, फिर हम कुछ बाकी देखेंगे, फिर हम लोग बाद में मंदिर वगैरह भी गए थे। आपको ऐसा क्या लगता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन गंगा की स्वच्छता के लिए या जो बाकी नदियां इस देश में कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं कुछ जो मैंने अपने पिताजी से या मैं अपने गुरुओं से सीखा है, उस चीज पे स्टार्ट करता हूँ कि आपकी नीयत ही आपकी नियति का निर्धारण करती है। आप किसी भी जगह जा रहे हैं, मान लिया आप अपने शहर में, आपके शहर में भी गंगा बहती है, हमारे शहर में भी गंगा बहती है, कोई भी नदी किसी के शहर में बहती है, अगर वो इस चीज को सोचे कि एक बहुत छोटा सा कोट बचपन से पढ़ते हैं, जल ही जीवन है, कभी फील नहीं आता कि जल ही जीवन है, इतना महसूस होगा जब हम बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज जल के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। जा रहे बाहर तो पानी की बोतल मिलेगी तभी पानी पिएंगे, क्योंकि अगर हम टैप वाटर पिएंगे तो हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अगर इन चीजों को आज से ही सोचने लगे कि यार पानी को बचाना जरूरी है, कहीं पानी का नल चल रहा है, अगर फ्रेश वाटर है उसको बंद करो। जो कूड़े वाली बात हुई थी कि हमें गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करना है, गीला कूड़े को अलग करना क्यों है? क्योंकि उसमें से जो गंदा पानी निकलेगा वो ग्राउंड वाटर में जाके जो हमारा फ्रेश वाटर है उसको भी खराब करेगा। तो इन छोटी छोटी आदतों से, छोटे छोटे बदलाव से हम लोग कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हैं। हम ऑलरेडी प्रकृति को तो खराब कर चुके हैं, प्रकृति उत्सव मना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं विरोधाभास है कि प्रकृति को खराब कर चुके हैं, अब हमें जो है उसको बचाना है। आप दिल्ली मेरठ में मतलब जितने लोग बैठे हैं वो काम कर रहे हैं, मैं वहां पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे शायद प्रकृति थोड़ी सी बची है, थोड़ी सी प्रकृति बची, हम वहां पे काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जितनी बची है उसको बचा रहने दें। तो शायद हम लोगों की जो एक एवरेज लाइफ हम कैलकुलेट करते हैं कि पहले 100 साल होती थी, फिर 90 हुई, फिर 80 हुई, और आज शायद 50-55 रह गई है, वो 50-55 तक बची रहे, नहीं तो आने वाले टाइम पे शायद ये 80 भी डाउन जाती रहेगी। बिल्कुल। प्रतीक, आपको पता ही है कि आपके उत्तराखंड में कितना विकास हो रहा है, विकास हमेशा बहुत जरूरी होता है, लेकिन 4 धाम प्रोजेक्ट जो बन रहा है, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, अभी आई थिंक अल्मोड़ा साइड में काफी पेड़, नहीं उत्तरकाशी के साइड में काफी पेड़ काटे जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या बोले? क्योंकि मेरी टीममेट मुझे बोल रहे थे कि भैया क्यों ना अब एक ट्रिप ऐसी भी कर लें जिसमें हम प्रोटेस्ट करने जाएंगे वहाँ पे। सो क्योंकि आप तो उस जगह से ही आते हैं, आपके पास से वो चीजें बहुत दूर नहीं है, हालांकि पहाड़ी क्षेत्र है तो डिस्टेंस टाइमिंग लग सकता है, लेकिन इतना ज्यादा दूर नहीं है। आपका क्या मानना है, क्या 4 धाम प्रोजेक्ट्स का कोई ऐसा ऑप्शनल तरीका है कि वो प्रकृति को इतनी हार्म ना हो और कंफर्टेबिलिटी भी लोगों को मिल जाए, या फिर वो प्रोजेक्ट्स होने ही नहीं चाहिए, या क्या इसका बीच का रास्ता हो सकता है? क्योंकि प्रकृति को हार्म तो हो रहा है। केदारनाथ में किस प्रकार से जो है चप्पल जूते लोग छोड़ के जाते हैं, कितना बुरी स्थिति है। कांवड़ यात्रा में जब लोग यहाँ से हरिद्वार पहुंचते हैं तो टन्स ऑफ प्लास्टिक कूड़ा वहां रह जाता है। अब आप पुण्य तो कमा लिया, आप गंगा जल लेके चल दिए अपने गंतव्यों की ओर, लेकिन जो आपने हड्डी पैड़ी को गंदा किया वो कोई नहीं देखता है। आपको क्या लगता है, क्या हमें कोई स्पिरिचुअल सेंस लाने की जरूरत है, या फिर जो जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो हमारे लिए तो आ रहे हैं? क्या लगता है आपको कि जो ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कितना जरूरी है विकास पहाड़ों के लिए आपके अनुसार? मैं इस बात पे ये बोलूंगा कि विकास के नाम पे जो हम विनाश कर रहे हैं ना, उसको शायद प्रकृति हमें हर साल कहीं ना किसी रूप में वापसी भेजती है। अभी आप सब लोगों ने धराली देखा होगा, मैं धराली 2 महीने पहले जाकर आया था, उसी जगह पर
धराली बेसिकली हर्षिल से एक गांव है और धराली इस तरफ पड़ता है, उसके अगली साइड में मखवा विलेज है। तो मखवा विलेज बेसिकली गंगा जी का शीतकालीन गद्दी है, 6 महीने गंगा जी वहां रहती है। तो आई वाज इन मखवा फॉर दैट, मई और जून में था। पर वहां पे जो अभी फिलहाल मैं आज से 2 साल पहले गया था और जो अब गया था उसमें इतना ज्यादा कि वो ऑल वेदर रोड बनी है हमारे वहां पे ना। तो उस ऑल वेदर रोड की वजह से जो पहले रोड थी ना वो ज्यादा बेटर थी, वहां लोग ज्यादा इजीली आते थे। अब मॉनसून में ऑल वेदर रोड की वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पेड़ सारे काट दिए गए हैं। जितने भी हमारे मतलब जो उत्तराखंड के पहाड़ एक टाइप पे बहुत मजबूत हुआ करते थे, बट अब उनपे विस्फोट कर करके उनको इतना जर्जर बना दिया गया है कि जरा सी बारिश नहीं झेल पाते वो। ठीक है, उसके बाद अभी आपने बताया था जो देहरादून ऋषिकेश कॉरिडोर की बात हो रहा है, उस कॉरिडोर के बारे में आपको बताऊं मैं, वो एक बहुत ही सेंसिटिव एलिफेंट जोन है। वो एक एलिफेंट कॉरिडोर है जिसमें हर रोज कम से कम, मैं आपको बताऊं, कम से कम 40 से 50 हाथी उस कॉरिडोर में हर रोज एक्टिव रहते हैं। अब केवल 15 मिनट ट्रैवल टाइम कम करने के लिए वहां पे 4000 पेड़ की कुर्बानी करने जा रहे थे। क्या लॉजिकली वो सही है? हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हाईवे है, नेपाली फार्म से देहरादून जाने के लिए हाईवे है, लेकिन मुझे नहीं पता इसकी जरूरत कहां पड़ी सरकार को कि यहाँ से एम्स का रास्ता पड़ता है, 15 मिनट में पेशेंट की जान बच जाएगी। अब 15 मिनट में पेशेंट की जान तो बचा लोगे, लेकिन उसके बाद जो 15 लाख लोगों की सांसों पे फर्क करोगे आप, जो उनके एक इकोसिस्टम पे फर्क करोगे, जो जानवर एलिफेंट है वहां पे कॉरिडोर एक्टिव है, उस पे जो फर्क आएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसी सेम हर्षिल में चल रहा है अभी। आप सोचिए कि गवर्नमेंट कैसी योजनाएं बनाती है। मखवा में और अभी धराली में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है और हर्षिल में 2000 पेड़ काटने की तैयारी चल रही है। तो ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि हम क्या सही में विकास कर रहे हैं या विनाश ही कर रहे हैं? प्रकृति और प्रगति वाला जो लॉजिक था शायद वो कब का खत्म कर चुके हैं। वो चाहे आप देखिए, गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट जाएगी, आज कोई और गवर्नमेंट है, कल कोई और गवर्नमेंट होगी, लेकिन क्या हम लोग एज एन इंडिविजुअल, एज एन किसी भी शहर से होने के नाते हम अपने स्टैंड ले रहे हैं? आज अरावली को देख लीजिए, पूरे देश में अरावली पे बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा है। 99% जो अरावली की रेंज है वो 100 मीटर से नीचे के अंडर आती है, और गवर्नमेंट ने ये बोला कि 100 मीटर से जो नीचे का एरिया है उसमें आप आराम से माइनिंग कर सकते हो। तो क्या लॉजिकली सही है? बट मेरी तरफ से मतलब मैं जो सजेशन देना चाहूंगा सबको, मैं ये देना चाहूंगा कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम ये चीज सोचना शुरू करें, यार ये जो हो रहा है लॉजिकली सही है, होना चाहिए, तो शायद अगर हम आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो जो बाहर लोग घूम रहे थे, कहीं ना कहीं उनसे 1% आगे है, तभी हम लोग यहाँ बैठ के इन सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट बना लें कि यार नहीं ये गलत है, इसके लिए जैसे चाहे वैसे आवाज उठा सकते हैं, वो चाहे सोशल मीडिया पे एक मैसेज भेजना हो, इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल करनी हो, या फिर अपने किसी फ्रेंड को इन्फ्लुएंस करना हो, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है। अब जैसे मैं मानता हूँ शायद अरावली वाले मुद्दे पे कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई जजमेंट अपना दोबारा देगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है वो। सेम हर्षिल में हम लोग हर्षिल में ये वाला मुद्दा उठा रहे हैं कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो चुका है वहां पे कि आए दिन आपदा आती रहती है। और हमारा उत्तराखंड तो वैसे ही इतना ज्यादा सेंसिटिव जोन बन चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम कभी इस चीज के लिए श्योर नहीं है कि हम ऋषिकेश में बैठे हुए किस दिन सेफ है। हमने 2013 में जो केदारनाथ की आपदा आई थी उसका इम्पैक्ट भी ऋषिकेश पे देखा है। उसके बाद हर साल कहीं ना कोई आपदा आती है और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हम ऋषिकेश पे देखते हैं। तो इसलिए मैं सबको ये कहना चाहूंगी, एक छोटा स्टेप, अगर आपको सही में लग रहा है ना कि कुछ गलत हो रहा है हमारे देश में, तो छोटा सा स्टेप लो, अपने किसी दोस्त को समझाओ यार ये गलत हो रहा है, चल इसके लिए कुछ करते हैं। वो चाहे आप एक रील पोस्ट करो, एक मैसेज करो, कुछ भी करो, छोटा इम्पैक्ट लो, आगे बढ़ो, तभी शायद समाज बदलेगा और हमारे आस पड़ोस की चीजें चेंज होनी स्टार्ट होगी। ये सच है कि जब हम बदलेंगे तभी जग बदलेगा, ये बिल्कुल सच है। प्रतीक, आखिरी 2 क्वेश्चन है मेरे, सेकंड क्वेश्चन है मेरा आपसे आखिरी का, कहाँ काम कर रहे हैं आप लोग उत्तराखंड में, और कहाँ के आगे की आपकी प्लानिंग है काम करने की? देखो, काम तो हमारी प्लानिंग फिलहाल तो एक है, हम किसी ना किसी तरह उत्तराखंड में पूरा कवर कर सके। ऋषिकेश एक शायद ऋषिकेश के बारे में एक छोटा सा बरी देता हूँ। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जो 4 डिस्ट्रिक्ट के बीच में आती है, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी। मतलब बहुत सेंसिटिव, आपने एक मूवी देखी है जोकर मूवी है कि उसमें एक डिस्ट्रिक्ट होता है, वो मैप में कहीं नहीं दिखता। तो हमारा ऋषिकेश ऐसा है कि हम किसी एक जगह में काम कर रहे हैं, वहां जाके टिहरी के अगर एसडीएम से बात करें तो वो बोलेंगे नहीं ये पौड़ी का इलाका है, इसमें हम काम नहीं कर सकते। ऐसी देहरादून और हरिद्वार में हमने जब बातचीत की तब भी यही इशू आया। हम लोग इस चीज में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसके पास जाए, क्योंकि जिसके पास जाओ वो दूसरी जगह पे डाल देते हैं कि नहीं ये तो उनका एक्टिव एरिया आता है।
बट हम लोग अभी फिलहाल एक्टिवली टिहरी, पौड़ी एंड देहरादून 3 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। एंड हमारा प्रोजेक्ट है कि हम धीरे धीरे, मतलब नीचे तो शायद मुश्किल आ पाएंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, जरूरत ना पड़े नीचे आने की, लेकिन अब ऊपर जाना जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उन जगहों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप लोगों ने फूलों की घाटी सुना है? फूलों की घाटी जो आज से 5 साल पहले होती थी, उसकी ग्रोथ कम होती जा रही थी दिन पे दिन, वहां पे इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। लोग जाते हैं प्लास्टिक बॉटल वहां भी छोड़ के आ रहे हैं, ऐसी जगह प्लास्टिक बॉटल मिल रही है। मैं आज से शायद 3 साल पहले बद्रीनाथ में एक जगह है माणा गांव से ट्रैक जाता है ऊपर, उस वाटरफॉल है, उसको कहते हैं वसुधारा। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ वसुधारा ट्रैक करने गया हुआ था, मैंने देखा वहां पे कुछ लोग आ रखे थे, तो उन्होंने वहां प्लास्टिक की बोतल फेंक दी। तो मैंने उन्हें कहा भैया आप इस प्लास्टिक की बोतल को आप अपने साथ ले जा सकते हो, इजीली आप इसको कहीं भी डिस्पोज कर सकते हो, माणा गांव में या कहीं भी। तो देवर लाइक की, मतलब मैं बड़ा शॉक था क्योंकि उन्होंने बोला भैया अगर हम यहाँ प्लास्टिक की बोतल छोड़ेंगे नहीं तो किसी को कैसे पता लगेगा कि कोई सभ्यता थी कभी दुनिया में। मैंने कहा भैया मैं आपसे क्या, मतलब इस चीज लोगों की ऐसी मानसिकता है कि बोले हम यहाँ छोड़ के जाएंगे ताकि लोगों को पता लगे कि नहीं कोई ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे। मैंने कहा आप बहुत दूर की सोचते हो, मैंने कहा प्लास्टिक छोड़ के जानी है आपको। मैंने कहा बहुत दूर की सोचते हो आप, फिलहाल अभी की सोचो। और लिटरली आधे घंटे बहस करने का वो इंसान प्लास्टिक की बोतल लेकर नहीं गया, तो एट द एंड मैं ही उस बोतल को उठा के लाया। तो इतनी सिचुएशन खराब है कि आप सोचिए वसुधारा जैसी जगह जो हमारे देश का पहले लास्ट गांव था, पहला गांव है, उससे भी 5 किलोमीटर आगे ट्रैक पे लोग प्लास्टिक की बोतल छोड़ के आ रहे हैं। तो कितनी खराब स्थिति हमारे समाज की हो चुकी है। और हमारे यूथ भी इन चीजों में इतना आगे कि उनको बहुत इजी लगता है, छोड़ो ना प्लास्टिक बॉटल। तो आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आ रही है। 2 साल पहले मैं और प्रतीक, हमारे एक्चुअली एक ऑफिस की ट्रिप हुई थी, हम लोग जीबी गए थे, जीबी। सो वहाँ पर एक वाटरफॉल का ट्रैक है, चोई वाटरफॉल का। सो हम लोग जब उस पर गए तो मैंने भी सेम यही देखा था, और मेरे पास कुछ थैला वगैरह था नहीं, हम लोग ट्रैक पे गए थे पूरा, तो मेरा मन था कि मैं कुछ ना कुछ तो इसके लिए करूंगा। तो जब मैं लौट के आ रहा था, हालांकि जीबी का ट्रैक जो चोई वाटरफॉल ट्रैक है वो कोई अच्छा ट्रैक नहीं है, खराब ही है पूरा, बीच में गाँव पड़ता है। तो मैंने उस गाँव की, जब तक हम गाँव नहीं पड़ा तब तक तो मैं अपने ऐसी क्रश करके उन बॉटल्स को लेके आया, लेकिन जब एक गाँव बीच में पड़ा तो मैंने वहाँ की एक आंटी को कन्विंस किया कि आंटी में कूड़ा भरना है, एक थैला दे दो अपना प्लीज। वो गढ़वाली थी, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल पड़ी कि मैं क्या कैसे बोलूँ, इकट्ठा दे दो मुझे बस एक। मैंने बहुत समझाया उनको, मैंने बोला कूड़ा भरना है, दे दो एक कट्टा। डर रही थी क्योंकि हमें टूरिस्ट थे ना, बट उन्होंने दिया कट्टा। और फिर मैं ऊपर से लेके नीचे तक आया, नगर पालिका का एक डस्टबिन वहाँ लगा हुआ था, उसमें डिस्पोज किया। अभी पिछले महीने में मध्य महेश्वर गया था, द्वितीय केदार, तो बहुत, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ ये देख के। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर से भी ऊपर बूढ़ा मध्य महेश्वर एक जगह है जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, सामने दिखती है चौखंबा की पहाड़ियां, प्रतीक वहां कूड़ा पड़ा हुआ था। और मतलब आई वॉज वेरी शॉक, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड था वैसे, क्योंकि ह्यूमन इतने बदतमीज हो चुके हैं कि वो कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, सोचते मतलब बूढ़ा मध्य महेश्वर, मतलब 11,000 फीट की ऊंचाई पर आप जा रहे हो। और मुझे ना एक बात समझ नहीं आती है कि जब आप भरी पानी की बोतल ऊपर लेके जा सकते हो तो खाली क्यों नहीं लेके आ सकते? भाई एक वजन लेके जा रहे हो लेकिन खाली लेके नहीं आ पा रहे आप। तो लक्ष्य वहाँ पे, क्योंकि मैं और लक्ष्य साथ में हम लोग गए थे, लक्ष्य ने पूरा कैप्चर किया चीज़ों को, क्योंकि कैप्चर करने का उद्देश्य था कि जब हम उसको पोस्ट करेंगे ना तो शायद कुछ जागरूक लोग होंगे। और वो थैंकफुली वो रील ठीक ठाक चलेगी जिस पे यूट्यूब वगैरह, काफी लोगों ने यही कमेंट किया यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कि चलो ठीक है अब थोड़ा समझ में आ गया है। तो ये चीज़ है, हमने काफी कूड़ा उठाया उस दिन वहाँ पे। लेकिन अब पता दिक्कत ये भी है प्रदीप की मध्य प्रदेश जैसी जगह जो है, यहाँ से नीचे जो बेस कैंप्स होते हैं, जैसे उसका जो बेस कैंप है उसका नाम क्या था गांव का, जो नीचे एक बेस है जगह, जो भी उसका मतलब बेस कैंप है। अब तो दिक्कत है कि सरकार को भी दिक्कत आती है कि इतना ऊपर कूड़ा नीचे आएगा कैसे, तो वहाँ के लोकल जो शॉपकीपर्स है वहीं जला देते हैं उसको। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। आपने बहुत एक माइंडसेट बताता हूँ, पहाड़ और मैगी, हर कोई इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, पहाड़ों पे जाके मैगी। बिल्कुल, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पहाड़ पे मैगी खाने के बाद जो रैपर होता है उसका क्या होता है? क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में जितने पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे वेस्ट डिस्पोजल के लिए कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ट्रेन इतने खतरनाक है, वहां पे कोई इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती चीजें, पॉलिसी बनती है इंप्लीमेंट नहीं होती। तो 90% शॉपकीपर्स उन पैकेट्स को या बॉटल्स को वहीं पे जला देते हैं। अब आप सोचिए, एक प्लास्टिक जंगल के बीच में जल रही है, क्या वो खत्म हो जाएगी? कभी खत्म नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट करते हुए चीजें हम अपने से स्टार्ट करें, उसके बाद अपने से स्टार्ट करके ऑर्गेनाइजेशन, लाइक अगर हम मैगी की बात करें तो नेस्ले
जो उसका पेरेंट कंपनी है, वो कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले सकता है कि जिससे वहां पे जले ना वो चीज, वो या तो उनको कलेक्ट कर रहा है आपसी कुछ रिवॉर्ड ऐसा हो, हाँ मतलब कुछ एक इनोवेटिव चीजें हो पाए जिससे सही में इम्पैक्ट आ पाए ऑन ग्राउंड लेवल। और सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी किसी मतलब ठीक है हम लोग अपने जहाँ पे रह रहे हैं वेल एंड गुड है, बट जब भी हम पहाड़ी क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जाए जहाँ पे सही में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप कहीं पे एक प्लास्टिक की बोतल फेंक दोगे तो आपको नहीं पता वो प्लास्टिक की बोतल अगले दिन वहां रहेगी नहीं रही, वहां हवा उसको किसी नदी के किनारे उड़ा के ले जाएगी। यही होता है, बारिश आएगी, बारिश से वो कहीं पे जाके आप केदारनाथ आप में से कितने लोग गए? आप एक बार आज तो आपने देखा केदारनाथ का जो ट्रैक है, उस ट्रैक से अगर आप नीचे जाएंगे तो पूरे उस जगह पे केवल प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक के रैपर्स यही सब पड़े रहते हैं। वहां पे कौन जाएगा साफ करने? कोई नहीं जा सकता। और हर बार सेम सिचुएशन होती है, बारिश आती है, बारिश के बाद वो कूड़ा मंदाकिनी में आता है, मंदाकिनी से वो गंगा में आता है, और फिर गंगा में आकर हम ही लोगों से ऋषिकेश में साफ कर रहे होते हैं, या कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई आपका यहाँ पे कर रहा है। तो क्या कॉज रूट क्या है कि हम वहां पे जाके कूड़ा फैला रहे हैं, फिर हम यहाँ से उठा रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ भी परेशान होती है। तो इन छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी आदतें अगर सुधार लें, अगर हम एज एन इंडियन ये छोटी छोटी आदतें सुधारना स्टार्ट करें तो शायद बहुत बड़े इम्पैक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लाइमेटिक चेंज के असर वहां पे दिखने लग गए हैं। अगर आपके मेरठ का 200-250 AQI तो ऋषिकेश का भी AQI 150 प्लस, तो बहुत शॉकिंग है। एक इतना शॉकिंग चीज है कि ऋषिकेश जैसे शहर जो कि हिमालय के चरणों में बसता है, वहां पे AQI 150 पहुंच रहा है। अब मैं आपने सोचने वाली बात है, कल रात का देहरादून का AQI 300 था। बताइए देहरादून, आप सोचिए देहरादून एक टाइम पे ऐसी जगह होती थी जब आप शादी के लिए आते थे, देहरादून जाएंगे, अब वहां का AQI 300 है। आने वाले टाइम पे शायद देवप्रयाग का AQI 200-250 क्रॉस करने लग जाएगा, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो वी नीड टू थिंक, हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, शायद तभी चीजें चेंज हो पाएगी। नहीं तो हम लोग कितना भी कर लें, इंडिविजुअल लेवल पे हम कितना भी कर लें, कभी कुछ नहीं होगा। बदलाव हर किसी के मन से आना पड़ेगा, जब वो बदलाव मन से आएगा तभी जाके वो आगे फॉरवर्ड होगा, और उसके बाद हम सोच पाएंगे कल के बारे में। आज बचा लिए तो कल के बारे में सोचेंगे, आज ही नहीं बचेगा तो कल के बारे में क्या सोचेंगे। बस इस सेशन को हम इस बात से एंड करेंगे कि अभी जो मैंने आपको बताया कि हम मध्य महेश्वर गए थे, तो मध्य महेश्वर में मैं और लक्ष्य अपनी बॉटल, अपने 2 चम्मच लेके गए थे कि चलो हमें कहीं से प्लेट नहीं मिल पा रही है या चीजें हैं, तो हम कम से कम चम्मच लेके गए, क्योंकि जगह जगह हमने खुद मैगी खाई एक्चुअली, ठीक है, लेकिन हम अपने 4 पैकेट लेके गए थे मैगी के, और हमने जिससे बनवाई हमने उससे पैकेट वापस लिए। और जब हम नीचे आए ना, हमने हरिद्वार के डस्टबिन में फेंका, क्योंकि हरिद्वार में नगर निगम है तो वो ले लेगा, उसको डिस्पोज कर लेगा। लेकिन जो मध्य महेश्वर के नीचे जो बेस कैंप्स वाले गांव, वो जला ही देंगे वहां के लोग, कूड़ेदान में फेंकने का फायदा नहीं है। हमारी टीम के लोग भी ऐसे ही हैं, हम जब भी अपने किसी इवेंट में आते हैं तो ये लोग अपनी रियूजेबल बॉटल लेके आते हैं, ताकि बॉटल खरीदना ना पड़े हमें इवेंट्स के बाद। यही वो आदतें हैं अपनी। आज ही बहुत सारे लोग बॉटल्स ले गए होंगे। हमने गाइडलाइंस इशू करी थी कि भाई इवेंट में आ रहे हैं, 6 घंटे का इवेंट है, सुबह 8 बजे आ जाओगे, अपनी वाटर बॉटल लेके आना, पानी के कैंपर रखें, रिफिल कर लेना। पता लगा इनमें से अगर 40 लोग आज हमारी टीम के यहाँ मौजूद हैं, अगर 10 ने भी बाहर से खरीद के पानी की बोतल ले ली तो हमारी प्रकृति उससे हुआ कहाँ? हमने तो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर दिया ना। इसलिए आज हम जो भी अपना फूड में भी अपनी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब रियूजेबल है। इवन हमसे मेरी टीम ने बोला कि भैया क्यों झंझट पाल रहे हो, 30 रुपए महंगी है गन्ने की जो शुगर केन से जो वेस्ट से बनती है प्लेट, इससे बढ़िया क्रॉकरी वाले को बोल दो वो धो लेगा। मैंने कहा नहीं, क्योंकि जो प्लेट हमारी गंदी खाने वाली होगी उसको धोने में पानी यूज होगा। भले ही हम 30 रुपए एक्स्ट्रा देके गन्ने की वेस्ट वाली लेके आ रहे हैं, वो प्रॉपर्ली इको फ्रेंडली है, तो वो तो कुछ ना धुलना है ना, तो वो तो मिट्टी में मिल जानी है। तो यही वो आदतें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना सकते हैं। बहुत 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 बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं। सो थैंक यू प्रतीक, आप आए और हिमालय की गोद आपने बोला ऋषिकेश से चल के आप इस क्षेत्र में आए। आपका बहुत स्वागत है इस क्रांति गढ़ा पर। आज़ादी की लड़ाई यहाँ से शुरू हुई थी, एंड आई एम एश्योरिंग यू कि हम जल्दी ऋषिकेश आएंगे, हर्षिल आएंगे, साथ में करेंगे। थैंक यू सो मच।